गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं आप सभी छात्रों को फिर से क्लास 7 का टॉपिक जिसका नाम था द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, फिर से मैं वही बताने वाला हूँ, है ना। आप लोगों को पहले भी इसके बारे में बता दिया गया है। फिर से आज इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। फिर से आज हम लोग जो है इसी टॉपिक के बुक को देखेंगे कि आखिर बुक में और क्या क्या है ना। इसके लिए तो आइए बगैर समय को नष्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने बुक की ओर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोगों के स्क्रीन पर एक बुक आपका जो है वो ओपन हो रहा है ना। तो आप लोग देखेंगे, आप लोगों के स्क्रीन पे ये दिखाई भी दे रही है। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, आप लोग देख सकते हैं कि 1 एटम्स ऑफ, मैंने आपको जो है यहाँ तक बता दिया था कि 1 एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विथ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, तो आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो ये है। तो इसके बाद जो आप लोगों को करना है वो करना क्या है कि इसके बाद आपको करना है कि आपको और आगे किस तरीके से देखना है। तो इसके लिए हम लोग पेज को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ जो है, लिखा हुआ है कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आप देख सकते हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता क्या है, तो होता है आपका H2O। वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो कौन होता है, तो वो होता है H2O। आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे कि 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विथ 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है आपका NH3। ये अमोनिया का आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब लिखा हुआ है यहाँ से कि दस द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ट्विस दैट ऑफ क्लोरीन। जैसे क्लोरीन का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो है 1 एटम का, जबकि आपका ऑक्सीजन का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 2 एटम का। तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन का कंबाइनिंग कैपेसिटी आपके क्लोरीन से क्या है, तो है दुगना। उसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है कि एंड दैट ऑफ नाइट्रोजन इज़ 3 ऑफ क्लोरीन। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का जो आपका है ना, वो क्या है, उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी की कितना है, 3। तो कह सकते हम हैं कि क्लोरीन से नाइट्रोजन का कैपेसिटी कितना गुना ज़्यादा है, तो 3 गुना ज़्यादा है ना। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हाउ एवर मेनी एटम्स डू नॉट कंबाइंस विथ हाइड्रोजन। जबकि बहुत सारे जो एटम्स होते हैं वो हाइड्रोजन्स के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। देयर वैलेंसीज आर कैलकुलेटेड बाय द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स दे कंबाइन विथ, है ना। तो कभी कभी क्या किया जाता है कि इन लोगों को वैलेंसी को जो होता है आपको क्या किया जाता है कि कंबाइन किया जाता है दूसरे एलिमेंट के साथ। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि क्लोरीन और हाइड्रोजन हैव द सेम वैलेंसी दैट इज़ 1। हाइड्रोजन का भी वैलेंसी कितना होता है, तो होता है 1, और क्लोरीन का भी वैलेंसी कितना होता है, तो होता है 1। अब आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि लिखा हुआ है यहाँ से कि द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ गिवन बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स दैट एन एटम ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइन विथ, है ना। कहने का मतलब हुआ ये कि अगर किसी एलिमेंट का एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, है ना, तो उसका जो वैलेंसी होता है हम लोग हाइड्रोजन एटम या क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन करके चेक कर लेते हैं। इसके बारे में आप लोग अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। लिखा हुआ भी है कि यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी वेज, है ना। अब यहाँ से आप लोग देखिए हायर क्लासेस में देखना है कि बहुत तरीके से जो होता है हम लोग किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी को निकाल लेते हैं। जैसे में हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना।
चलिए आगे लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स विथ वैलेंसीज 1, 2, 3 etc आर सेड टू बी मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट एंड सो ऑन। यहाँ से देख लीजिए ये जितने एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन सबों के वैलेंसी कितने हैं, 1 है। यहाँ आपको जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है इन सबों का वैलेंसी क्या है, 2। यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो कितना है, 3। और यहाँ जो दिखाई दे रहा है उसका वैलेंसी कितना है, 4। तो बहुत सारे जो होते हैं आपके वैसे एलिमेंट्स जिसका वैलेंसी 1 होता है उसको कहते हैं मोनोवैलेंट, जिसका वैलेंसी 2 होता है उसको कहा जाता है डाईवैलेंट, जिसका वैलेंसी 3 होता है उसको कहा जाता है ट्राईवैलेंट और जिसका वैलेंसी 4 होता है उसको कहा जाता है टेट्रावैलेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से है ऑब्टेनिंग द फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड। तो आप लोग देख सकते हैं क्या कि आप लोगों को मैंने कुछ ही दिन पहले क्लास 7 के वीडियो में मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना सिखाया है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने लिखना आपको सिखाया है किसकी सहायता से, तो आपको बेसिक रेडिकल्स और साथ में एसिडिक रेडिकल्स की सहायता से। साथ में किसकी सहायता से, तो एसिडिक रेडिकल्स की सहायता से मैंने आपको सिखाया है कि कैसे किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ द फार्मूला ऑफ ए बाइनरी कंपाउंड दैट इज़ ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स ओनली इज़ ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोजिंग देयर वैलेंसी। अगर कोई 2 एलिमेंट्स है ना, याद रखें कि वैसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट से बना हुआ हो, 2 एलिमेंट से बना हुआ हो, तो वैसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है, बाइनरी कंपाउंड कहा जाता है। तो इसको जब होता है कि इसका फार्मूला किस तरीके से लिखा जाता है, तो उसके वैलेंसी को ट्रांसपोज करके, जैसे आप देख सकते हैं कि सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, 1। सोडियम का वैलेंसी क्या होता है, 1। क्लोरीन का भी वैलेंसी क्या होता है, 1। तो क्लोरीन जो है रिएक्ट करेगा, मतलब आपका कंबाइन करेगा सोडियम के एक एटम के साथ, और सोडियम जो है कंबाइन करेगा क्लोरीन के एक एटम के साथ और बनाएगा क्या, तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड। तो ये सारी बातें हैं। अब देख सकते हैं आप लोग, सपोज एन एलिमेंट ए हैज़ अ वैलेंसी वाई। सपोज कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए एक एलिमेंट है जिसका वैलेंसी क्या है, तो आपका वाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि एलिमेंट बी हैज़ वैलेंसी एक्स। एलिमेंट जो बी है उसका वैलेंसी क्या है, एक्स है। देन द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी यूजली हैज़ द फार्मूला AXBY, है ना। तो किया क्या जा रहा है कि ए जो आपका है वो कर रहा है एक्स के साथ, वो जो है ए जो है आपका करेगा बी वाले के साथ, और बी जो है वो करेगा ए वाले के साथ, तो बनेगा क्या, AXBY। इसके बाद लिखा हुआ द सबस्क्रिप्ट शुड बी डिवाइडेड बाय अ कॉमन फैक्टर इफ़ एनी। सपोज कीजिए कि जैसे क्या होता है कि किसी एलिमेंट का, है ना, वैलेंसी 2 हो जाए, है ना। तो ऐसे में क्या, यहाँ पे जैसे आप देखिए A2B4 है, A2 क्या है, B4 है, तो 2 और 4 का कॉमन डिवाइडर निकाल कर इसको कर दिया जाता है डिवाइड, तो ये बन गया क्या, AB2। इसके बारे में मैं आगे और आपको बताऊंगा जब बोर्ड वाला वीडियो आएगा। तो अभी तो आप लोगों को किताब दिखाया जा रहा है। चलिए यहाँ देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे कि देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक H2O2, जिसको कहा क्या जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इन विच द न्यूमरल सबस्क्रिप्ट आर नॉट डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे भी आपके कंपाउंड्स हैं एक्सेप्शन में, जिसको अपवाद कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, अपवाद कहा जाता है। तो वैसे में जो अपवाद होते हैं उसके ये जो H2O2 लिखा हुआ है इसको आपको डिवाइड नहीं किया जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं, और आगे से आप लोगों को चलना है ना। तो आप लोगों को और आगे से चलना है। अब आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आप लोगों को करना किस तरीके से है। तो आइए मैं उसको दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि द फार्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन इन टेबल 1.2। मतलब यहाँ पर जो है कुछ टेबल्स में आपको फार्मूलाज दिए गए हैं, है ना, उसको देख लीजिए आप। जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O, हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला
HCl3, सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, तो होता है NaCl, है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होता है, तो MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड का क्या होता है, CaCl2। अमोनिया का क्या होता है, NH3। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, तो MgO। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है, CaO। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, तो होता है CO2। चलिए, इसको तो आप लोग याद कर लेंगे और लिखना भी मैंने बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे वेरिएबल वैलेंसी के बारे में। लिखा हुआ है कि सम एलिमेंट्स है वेरिएबल वैलेंसी। कुछ एलिमेंट्स के पास वेरिएबल वैलेंसी होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर, है ना। आप लोगों को बताया गया है कि एक कॉपर होता है क्यूप्रस और दूसरा कॉपर होता है क्यूप्रम, दो होता है। तो इसका देखिए, कॉपर का वैलेंसी 2 है, 1 2। आयरन का वैलेंसी क्या है, 2 3। टीन का वैलेंसी क्या है, 2 4। लीड का वैलेंसी क्या है, 2 4। फॉस्फोरस का वैलेंसी क्या होता है, 3 5। सल्फ़र का वैलेंसी क्या होता है, 2 4 6। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आयरन हैज़ वैलेंसीज ऑफ 2, एग्जांपल FeCl2 एंड 3, एग्जांपल FeCl3, है ना। FeCl2 इज़ नेम्ड एज आयरन क्लोराइड एंड FeCl3 इज़ नेम एज आयरन क्लोराइड। देखिए, दोनों को आयरन क्लोराइड ही कहा जाता है। दिस मेथड ऑफ नेमिंग अ कंपाउंड इज अडॉप्टेड इफ़ इट कंटेन्स एन एलिमेंट विथ वेरिएबल वैलेंसी। इस मेथड का इस्तेमाल वैसे कंपाउंड के लिए किया जाता है जब किसी मेटल के पास आपका वैलेंसी आपका जो है वेरिएबल होना चाहिए। लिखा हुआ है कि लेट अस लुक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ वेरिएबल वैलेंसी। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स ऐसे देख लेते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी से बना। जैसे देखिए कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर का यहाँ वैलेंसी है 1 और क्लोराइड का भी वैलेंसी है 1, तो बना कॉपर क्लोराइड क्या, CuCl। लेकिन एक कॉपर का वैलेंसी है 2 और एक कॉपर क्लोरीन का वैलेंसी है 1, तो ऐसे में कॉपर क्लोराइड का क्या बना फॉर्मूला, तो बना CuCl2। आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फिर है आयरन ऑक्साइड FeO और आयरन ऑक्साइड Fe2O3। मतलब कहने का मतलब है कि वेरिएबल वैलेंसी वालों में उसका जो होता है आपका कंपाउंड का जो फार्मूला होता है थोड़ा एक्सेप्शन चेंज हो सकता है। कैन यू गेस द वैलेंसीज ऑफ फॉस्फोरस इन PCl3 एंड PCl5 एंड ऑफ सल्फर इन H2S, SO2 एंड SO3। कहा जाता है कि बताइए कि PCl3 में आप गेस कर सकते हैं कि फॉस्फोरस का वैलेंसी कितना होता है। तो याद रखेंगे कि फॉस्फोरस का जो वैलेंसी होता है वो होता है 3 और क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है, तो वो होता है 1, है ना। इसका मतलब यहाँ फॉस्फोरस का वैलेंसी कितना है, तो 3 है। अब है यहाँ पे कंपाउंड रेडिकल्स के बारे में पढ़ना। आप लोगों को स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, है ना, कि क्या आप किसके बारे में पढ़ना है। तो हमको पढ़ना है अब कंपाउंड्स के बारे में। लिखा हुआ है कि सर्टेन ग्रुप्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रिमेन इंटैक्ट इन मेनी केमिकल रिएक्शंस, है ना। बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एक जैसे बिहेव करते हैं। इन फैक्ट दे बिहेव लाइक सिंगल एटम्स, मतलब वो जो है ना एक एटम जैसा बिहेव करेगा। एंड हैव अ वैलेंसी, और उसका वैलेंसी भी सेम होगा। दैट आर कॉल्ड कंपाउंड रेडिकल्स। इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कंपाउंड रेडिकल्स कहा जाता है। लिखा हुआ यहाँ पे है कि देखिए दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये जो होते हैं आपके मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, बट ओनली एज द पार्ट ऑफ कंपाउंड्स, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोवैलेंट रेडिकल्स आर हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ डाइवैलेंट रेडिकल्स, है ना। कॉमन वैलेंट जो आपका है यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना, कि ये जो है OH NO3, है ना, और CO3, ये जो है कैसा है, तो आपका मोनोवैलेंट है ना। जबकि डाइवैलेंट कौन है, तो आपका कौन हो जाएगा, है ना, जिसका मतलब कहने का मतलब जिसका वैलेंसी 2 से होगा। जैसे में आप देख सकते हैं फॉस्फेट, है ना। फॉस्फेट जो है ट्राईवैलेंट है। फॉस्फेट क्या है, ट्राईवैलेंट है। इसके बारे में मैं आपको अगला वीडियो जो बोर्ड पे लाऊंगा उसमें मैं आपको बढ़िया से बता दूंगा। अभी आप लोग सिर्फ बुक को देख लें। लिखा हुआ द फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कंपाउंड रेडिकल्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाई ट्रांसपोजिंग वैलेंसीज। तो वैसे कंपाउंड का फार्मूला जो होता है जो कि कंपाउंड रेडिकल्स का सहायता से बनाया जाता है, उसमें भी आपको वैलेंसी को ट्रांसपोज कर दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ भी Na का
वैलेंसी है 1, यहाँ भी OH का वैलेंसी है 1, तो आपका फॉर्मूला बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, मतलब सोडियम जो है वो आपका हाइड्रोक्साइड के वैलेंसी से रिएक्ट कर देगा और हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका सोडियम के वैलेंसी से रिएक्ट करेगा। इसी तरीके से आप एग्ज़ाम के लिए इन जितने भी दिए गए फार्मूलाज हैं इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपको एग्ज़ाम टाइम में। चलिए अब हम लोग आते हैं केमिकल इक्वेशंस में। तो याद रखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल इक्वेशन है केमिकल चेंज को एक्सप्रेस करने का तरीका। केमिकल इक्वेशन है केमिकल चेंज को एक्सप्रेस करने का तरीका। केमिकल चेंज को एक्सप्रेस करने का तरीका यही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। लिखा हुआ है कि यू नो दैट एन एलिमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल एंड अ कंपाउंड। आप पहले से जानते हैं कि एक एलिमेंट को उसके सिंबल एंड ए कंपाउंड बाय ए फार्मूला, एक कंपाउंड को उसके फार्मूला से डिनोट किया जाता है। ए केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन कॉल्ड ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल चेंज को जिस इक्वेशन की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, द बर्निंग ऑफ कार्बन इन ए सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। याद रखेंगे कि कार्बन को अगर पर्याप्त मात्रा में मिलता क्या है, तो मिलता है ऑक्सीजन, तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर कार्बन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो बनाता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कार्बन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिला, कहने का मतलब है मेरा कि कार्बन को क्या मिल गया, तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल गया, तो इसको कहा जाता है रिएक्टेंट। इसको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इसको कहा जाता है रिएक्टेंट, है ना। और जो बाद में फॉर्मेशन होता है इसको कहा जाता है प्रोडक्ट। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट, है ना। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ क्या है कि लिखा हुआ है कि इफ़ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। लेट अस एक्सप्रेस द रिएक्शन दस। तो ये देखिए यहाँ पे जो था कि कार्बन को पर्याप्त मात्रा के में ऑक्सीजन मिला और उसको जलाया गया, तो फॉर्मेशन किसका हो गया, तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन यहाँ पे उसको क्या हुआ कि एयर में मतलब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, तो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब आगे से हम लोग देख लेते हैं कि लिखा हुआ है कि द सबस्टांसेस दैट रिएक्ट एमंग देमसेल्व्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, है ना। जो सबस्टांस केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है रिएक्टेंट कहा जाता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एंड दोज दैट आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, है ना। और जो बाद में निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है, तो प्रोडक्ट कहा जाता है। रिमेंबर दैट नो एटम्स आर लॉस्ट और गेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। याद रखेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन में ना ही एटम को विनाश होता है और ना ही एटम का निर्माण होता है। सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी द सेम एज दैट ऑन द प्रोडक्ट साइड। इसी के कारण कि रिएक्टेंट के साइड जितने भी एटम्स होते हैं उसको प्रोडक्ट के साइड बराबर किया जाता है, और ऐसे नियम को कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। लिखेंगे क्या, लिखा हुआ है कि एन इक्वेशन सेटिस्फाइंग दिस रूल इज़ कॉल्ड ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए मैं समझाता हूँ। यहाँ देखिए कार्बन का एटम कितना है, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन का एटम कितना है, 2 है। तो आप यहाँ देखिए आगे में अगर नंबर लिखा हुआ है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ भी कार्बन कितना है, 2, और ऑक्सीजन भी कितना है, 2। तो ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हैं कि आपका जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो दोनों जगह क्या है, सेम है। कौन कौन से साइड, तो रिएक्टेंट साइड भी और साथ में प्रोडक्ट साइड भी। आपका जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो दोनों साइड क्या है, सेम है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, है ना। आप लोगों को दिखाई देगा। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए बहुत जल्द, बोर्ड पर वाला। लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल द इक्वेशन शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का जो इक्वेशन होता है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, बट ऑन वन शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ नॉट। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन का जो होता है इक्वेशन वो आपका बैलेंस्ड नहीं होता है, बिकॉज देयर आर टू ऑक्सीजन एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ओनली वन ऑन द प्रोडक्ट साइड। ऐसा इसलिए होता है कि आप देख सकते थे कि उस समय पहले पेज में आप देखे थे कि लिखा हुआ था कि कार्बन प्लस O2 इनसफिशियंट में बनाया क्या, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन प्लस O2, लेकिन एयर कैसा था, इनसफिशियंट, तो बनाया था CO। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का तो एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम है, लेकिन यहाँ कितना एटम है, 1 एटम है। तो ऐसे को कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और यहाँ देखिए इसको 2 आगे लगा के, यहाँ भी 2 लगा के बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से किया गया इसको बैलेंस। टू बैलेंस दिस इक्वेशन वी प्लेस द न्यूमरल 2 बिफोर कार्बन ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन द प्रोडक्ट साइड। किया क्या गया कि 2 को लगा दिया गया कार्बन के साइड भी और 2 को लगा दिया कार्बन के मोनोऑक्साइड के साइड भी, और इस इक्वेशन को कर दिया गया बैलेंस। लिखा हुआ ओनली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर एक्सेप्टेबल, है ना, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही मतलब सही कहा जाता है। लिखा हुआ हेयर आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सच इक्वेशन। यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको आप लोग क्या करेंगे कि इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, है ना। और अब आ गया बुक का सबसे लास्ट पॉइंट, लिखा हुआ है कि समटाइम्स एन इक्वेशन इज मेड मोर इन्फॉर्मेटिव बाय मेंशनिंग द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन एबव द एरो, है ना। क्या किया जाता है कि कभी कभी ये जो है केमिकल इक्वेशन कैसे करवाया गया, मतलब उसको आग लगा के करवाया गया, ठंडा करके किया गया, गर्म करके किया गया, तो इन सभी को भी एरो मार्क के ठीक ऊपर लिखना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हीट, है ना, गर्म करके किया गया, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में आप लोगों को भी लिखना होगा। तो आज जो है मैंने आपके बुक को इस एक्सरसाइज को कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया, है ना। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि होमवर्क के तौर पे, है ना, आप लोग होमवर्क के तौर पे जितने भी आपको दिए हुए हैं इसमें केमिकल फार्मूलाज, जितने भी आपको क्या दिए हुए हैं केमिकल फार्मूलाज आपके बुक में, है ना, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे। इसको आप लोग कहाँ लिख लेंगे, अपने कॉपी में लिखकर आज शाम तक मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। साथ में एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसको याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये बहुत ज़्यादा, कम से कम आप बहुत ज़्यादा का मतलब समझ के चलिए मिनिमम जो है आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आज आप लोग मेरे साथ सीखे, पूरा आपका बुक मैंने आज पढ़ा दिया, एक लेसन, है ना। तो आप लोगों को देख सकते हैं कि आप लोग को अब लिखवाया जाएगा क्वेश्चन आंसर। तो अगली वीडियो का आप लोग इंतज़ार करेंगे। आप लोग घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक्स।